co-powered by Techno। हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं प्रियंका संभव। गोल्ड और सिल्वर में क्या चल रहा है, तो यही इंटरेस्टिंग बातचीत मैं आपके लिए लेकर आई हूं। वैसे गोल्ड और सिल्वर का भाव नई ऊंचाइयों को छू रहा है और कीमतों में हम एक तरफा रैली देख रहे हैं जो बनी हुई है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है कि जब दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बढ़ा रहे थे उस समय भी गोल्ड तेज हो रहा था, और जब ब्याज दरों में अब कटौती शुरू हो गई है तब भी सोने की कीमतों में तेजी बनी हुई है। कीमतों में आई इस तेजी की वजह से गोल्ड निवेश के तमाम विकल्पों में निवेश भी बढ़ रहा है। सोने में निवेश के लिए भारत में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सबसे एक फेवरेट ऑप्शन बनकर उभरा था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24-25 में निवेश के लिए इसका एक भी ट्रांच नहीं आया है, जिसका फायदा मिल रहा है गोल्ड निवेश के दूसरे पसंदीदा ऑप्शन गोल्ड ईटीएफ को। पिछले कुछ महीनों में हमने गोल्ड ईटीएफ में निवेश को बढ़ते हुए देखा है, एक लहर यहाँ पर नजर आ रही है। इस साल अगर बात करें, अप्रैल इकलौता महीना था जब भारत के गोल्ड ईटीएफ से हमने आउटफ्लो देखा था। मैं वो चार्ट आपके लिए यहाँ पर लेकर आना चाहूंगी जिसमें हमें दिख रहा है कि कैसे जनवरी से लेकर लगातार अगस्त तक यहां पर इनफ्लोज रहे, एक्सेप्ट फॉर अप्रैल में सिर्फ यहां पर आउटफ्लो दर्शा रहा है। लेकिन आप देखिए और कितना बढ़ा है, और अगस्त ने तो रिकॉर्ड हासिल कर लिया। 1611 करोड़ का निवेश गोल्ड ईटीएफ में आया है। यह एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के जो मंथली आंकड़े आते थे वो मैं आपके सामने लेकर आई हूं। तो गोल्ड ईटीएफ की बढ़ती हुई मांग को देख करके बहुत सारे इन्वेस्टर्स मनी 9 में लगातार गोल्ड ईटीएफ पर सवाल भी पूछ रहे हैं और गोल्ड ईटीएफ में निवेश भी करना चाहते हैं। और मुझे लगा उन सवालों को ध्यान में रखते हुए हमें इस पर एक खास बातचीत लेकर आनी चाहिए। तो आज इन्हीं सवालों का जवाब हम देंगे। गोल्ड ईटीएफ में क्या चल रहा है, साथ में सिल्वर पर भी हम बात करने वाले हैं। और इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं देश के सबसे बड़े और सबसे पुराने गोल्ड ईटीएफ चलाने वाले निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के हेड कमोडिटीज और फंड मैनेजर विक्रम धवन। थैंक यू सो मच मिस्टर धवन, आपने वक्त निकाला। बहुत स्वागत है आपका सर मनी 9 में। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपका जो ईटीएफ है अब वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो ताज़ा रिपोर्ट बता रही है ग्लोबली टॉप 10 में है, सो मेनी कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। सर, अगस्त में हमने जहां इन्फ्लोज को बढ़ते हुए देखा, अगस्त में निप्पॉन ने भी गोल्ड ईटीएफ में अपनी गोल्ड होल्डिंग को 8% बढ़ाया है। कुछ गोल्ड होल्डिंग के मामले में निप्पॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ जो है अब दुनिया का सबसे 10वां बड़ा गोल्ड ईटीएफ बन गया है। तो महीने भर में हमने देखा करीब 1.5 टन सोना खरीदा है। तो इतनी बड़ी क्वांटिटी में गोल्ड खरीद रहे हैं आप लोग को क्या लग रहा है, सोने की कीमतों में भारी जोरदार तेजी देख रहे हैं? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अपने शो में इनवाइट करने के लिए। सॉरी। और देखिए, शुक्रिया बहुत बहुत आपका, विशेष का, कॉन्ग्रेचुलेशंस का। देखिए, मैं आप लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके का आप लोग अवेयरनेस और कंटेंट क्रिएट करते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, उनसे काफी फायदा होता है। और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि पूरे विश्व में इंडियन इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक यूनिक सिचुएशन में हैं, जिन्होंने ये पूरी गोल्ड साइकिल राइड करी है। और जो दिख रहा है ईटीएफ फ्लो में, अगर आप एक साल पहले के रेट देखें, लास्ट अक्टूबर सितंबर के रेट देखें गोल्ड के और अभी के देखें, और फ्लोज देखें ईटीएफ में, तो काफी स्टेडी और काफी स्ट्रॉन्ग फ्लोज रहे हैं। और ये इसलिए पॉसिबल हुआ है कि उनकी अवेयरनेस, उनका कन्विक्शन, जिसमें आप जैसे चैनल का भी एक बहुत बड़ा हाथ रहता है। देखिए, गोल्ड का जो फ्लोज है वो, अगर आपने एसजीबी की बात करी, जब एसजीबी फुल स्विंग में था तब भी काफी स्टेडी फ्लोज आते थे। उसका रीजन ये है कि गोल्ड ईटीएफ जो है गोल्ड का सबसे लिक्विड विकल्प है। और देखिए, गोल्ड हम लोग खरीदते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए, सेफ्टी के लिए, हेजिंग के लिए, पर लिक्विडिटी के लिए भी। उसकी जो कैश में कन्वर्ट करने की जो एक एबिलिटी है वो सबको आकर्षित करती है, चाहे वो इंडिविजुअल निवेशक हो या रिटेल निवेशक हो या सेंट्रल बैंक हो। तो अगर आप सोना इस फॉर्म में खरीद रहे हैं जो कि एकदम लिक्विड है, तो उससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, आपकी हेजिंग कह लीजिए, या आप स्टोर ऑफ वैल्यू जो भी आप करना चाहते हैं, वो एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव और कन्वीनियंट हो जाता है। देखिए, आजकल ईटीएफ भी ऐप के थ्रू लोग खरीदते हैं और बेचते हैं। तो इसलिए एसजीबी के दौरान भी फ्लोज आए हैं। एसजीबी जाने के बाद फ्लोज बढ़ भी सकते हैं और बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एसजीबी होने से
जो इन्वेस्टमेंट था वो काफी एक टैक्स ब्रेक और एक कूपन या इंटरेस्ट पेमेंट जो हो रहा था वो देख के आ रहा था। जो फंडामेंटल जो एक विकल्प रहता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, वो कहीं ना कहीं वायलेट हो रहा था, डिस्टॉर्ट हो रहा था। तो मेरे हिसाब से अभी मार्केट और ऑर्डरली हो जाएगा, और उसमें लोग बाग सिर्फ ईटीएफ नहीं और भी अलग विकल्प देखेंगे गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन अब गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे गोल्ड की क्वालिटीज के लिए, ना कि किसी और चीज के लिए। सो एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। लिक्विडिटी इज द बिगेस्ट फैक्टर जो गोल्ड ईटीएफ को अट्रैक्टिव बनाता है। और जब विक्रम सर कहते हैं कि लिक्विडिटी, दैट मीन्स कि आप इसे कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं, आप के ऊपर कोई लॉक इन नहीं है। आप हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में ये देखते थे, उसमें लॉक इन होता था, फिजिकल गोल्ड में उसको रखने की टेंशन है, ये सब कुछ नहीं है। पर विक्रम सर, मैं ये समझना चाहूँगी, अगस्त में आप लोगों की भी बाइंग अच्छी रही है, तो आप लोगों ने जो अगस्त में ज़बरदस्त बाइंग जो की है, इसके पीछे क्या वजह रही है? आई मीन, एक तो आप लोग सबसे बड़े हैं, तो आपके पास निवेश भी सबसे ज़्यादा आता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक आपका AUM कुछ 12,737 करोड़ का है। सो आप लोगों ने डिमांड को देखते हुए खरीदारी ज़्यादा बढ़ाई है, या फिर आपको आगे प्राइस और बढ़ने के लग रहे हैं और आपको लग रहा है अगस्त में जिस प्राइस पर आप लोगों ने खरीदारी की वो ज़रूरी था? काफी सारे फैक्टर्स थे जो जिन्होंने फ्लोज एनकरेज किए पूरे ईटीएफ इंडस्ट्री में, जिसमें हम एक मेजर पार्ट या बिगर पार्ट हैं। और जैसे जियो पॉलिटिक्स की आप देख लीजिए। दूसरा, लोग अभी आजकल क्योंकि जैसे जैसे पोर्टफोलियो के साइज बढ़ते हैं, वैसे वैसे निवेशक जो है वो चाहते हैं कि उसमें हेजिंग करें, उसको डाइवर्सिफाई करें। क्योंकि जब आपका पोर्टफोलियो छोटा होता है तो उसमें 5-10% का लॉस एब्सोल्यूट टर्म में इतना नहीं होता है, लेकिन जब पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो जाता है तो उसमें 5-10% का ऊपर नीचे होना काफी इफेक्ट कर सकता है एब्सोल्यूट टर्म्स में। इसलिए मेरे हिसाब से अब हम एक जो मल्टी एसेट अप्रोच इन्वेस्टिंग की जो है वो जोर पकड़ रही है इंडिया में। अभी स्टिल अर्ली डेज। अभी जो टोटल AUM है मल्टी एसेट का या मल्टी एसेट टाइप हाइब्रिड फंड्स का, अभी भी माइनॉरिटी में है। लेकिन जैसे जैसे मार्केट मैच्योर होगा, जैसे जैसे मार्केट बड़ा होगा, लोगों के पोर्टफोलियो साइज बड़े होंगे, लोग मोर सीरियस होंगे, तो ये एक डाइवर्सिफिकेशन की नीड, डिमांड जो है वो बढ़ेगी। तो इसका हमने फायदा देखा, हमारे पास फ्लोज आए। और क्योंकि ये फंड जो है वो फिजिकल बैक्ड है 100%, तो जितना फ्लो आता है हमारे पास हम उसका पूरा सोना खरीदते हैं। और देखिए ईटीएफ जो है, चाहे वो गोल्ड ईटीएफ हो या सिल्वर ईटीएफ हो, मेरे हिसाब से ये सेंचुरी की एक वन ऑफ द बेस्ट इनोवेशन है फाइनेंशियल सेक्टर में। क्योंकि इसमें आप छोटा सा छोटा 100 रुपए से भी कम का गोल्ड या सिल्वर खरीद सकते हैं, और उसकी जो लिक्विडिटी है वो फिजिकल मार्केट से कहीं ज्यादा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसलिए इसमें फ्लोज आपने देखे और आते रहेंगे आगे जाके। ओके, सो अगस्त में एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी नज़र आई कि निपॉन की तरह और भी भारतीय गोल्ड ETF हैं जिन्होंने सोने की खरीद बढ़ाई है अगस्त में। लेकिन एक गोल्ड ETF ऐसा है, मैं नाम लूँ या नहीं, ICICI प्रूडेंशियल गोल्ड ETF मैं नाम ले सकती हूँ, जिसने करीब 380 किलो सोने की जो है बिकवाली की है। तो क्या इन्वेस्टर के लिए एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि निपॉन की रणनीति पर भरोसा करें या सोना बेचने वाले फंड की रणनीति पर भरोसा करें? आप क्या बताना चाहेंगे जो कि गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन्हें? देखिए, इसमें लिक्विडिटी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। और मैं एक चीज बता दूं आपको कि लिक्विडिटी किसी भी स्टॉक की, किसी भी सिक्योरिटी की, उस चीज से आती है कि उसका फ्री फ्लोट कितना है। हमारे गोल्ड ETF में एक कारण ये भी है लिक्विडिटी का कि इसका फ्री फ्लोट सबसे ज्यादा है मार्केट में। और इसलिए निवेशक जो है, देखिए आपको, जब आप, चाहे वो तेजी हो मंदी हो, जब तक आपको ये कंफर्ट नहीं रहेगा कि मैं अपने पोर्टफोलियो से गोल्ड ऐड या रिड्यूस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम, लिक्विडिटी की इशू नहीं आएगी, इम्पैक्ट कॉस्ट नहीं आएगी, बाइंग सेलिंग स्प्रेड जो बोलते हैं वो नहीं आएगा, तो वो एक बहुत बड़ा आकर्षण बन जाता है इन्वेस्टर के लिए। क्योंकि सोना आप खरीदते ही हैं उस टाइम के लिए जब टाइम थोड़ा सा विपरीत हो, और वो टाइम पे अगर आपको लिक्विडिटी ना मिले तो फिर क्या फायदा हुआ सोना खरीद के भी रखने का। क्योंकि आपका पोर्टफोलियो जो है वो वोलेटाइल हो गया है, और गोल्ड अगर आउट परफॉर्म कर रहा है तो उसका एक्चुअल इम्पैक्ट आ रहा ही नहीं आ रहा है, बहुत जरूरी है इसमें। तो मेरे हिसाब से लिक्विडिटी जो है वो और फ्री फ्लोट जो है, ये दो कारण हैं जो डिटरमिन करते हैं फ्लोस का।
ओके, सो ग्लोबली हम देख रहे हैं मिस्टर धवन की ग्लोबली गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की खरीदारी लगातार जारी है। आप क्या देख रहे हैं, क्या उनकी खरीदारी का ये ट्रेंड आगे भी बरकरार रहेगा? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं आपको डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि कोविड को गए हुए भी 4-5 साल हो गए हैं। कोविड में जो ग्लोबल एयूएम था गोल्ड ईटीएफ का और सिल्वर ईटीएफ का, वो आज 30 से 35% कम हो गया है। इसका मतलब अगर आप टोटल होल्डिंग्स देखें गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ की, तो वो प्री पैंडेमिक लेवल तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब जो पैंडेमिक की जो हेज थी वो निकल चुकी है। और ये साल भी हमने शुरू के काफी महीनों में आउटफ्लो देखे हैं ग्लोबली। इसलिए मैंने आपको बोला कि मैं आपकी चैनल को मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं कंटेंट जो है वो निवेशकों को ये बता रहा था कि शायद गोल्ड एक अच्छा विकल्प है इस साल भी। और इंडियन इन्वेस्टर्स काफी यूनिक रहे हैं। बहुत कम कंट्रीज में नेट इनफ्लो हुआ है गोल्ड ईटीएफ्स में। और अब रही बात आगे वाली बात, इसका सबसे बड़ी बात इससे क्या होती है कि ये जो बुल मार्केट है गोल्ड और सिल्वर का, ये स्पेकुलेटिव या इन्वेस्टमेंट फ्लोज से नहीं बढ़ नहीं उस पर डिपेंडेंट नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और आप रेजिलियंस देख भी रहे हैं मार्केट में। जब भी मार्केट में डिप आता है काफी बाइंग आ रही है, विदेशी मार्केट में भी और इंडियन मार्केट में भी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज, इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन मैं समझता हूं कि क्योंकि जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, फिर यूएस इलेक्शन आ रहा है और कहीं ना कहीं विश्व भर के स्टॉक मार्केट एकदम पीक पे है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, ईटीएफ इन्वेस्टर्स हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अब इसमें वापस रिटर्न करना शुरू करेंगे। और थोड़ा सा हमने देखा भी है, धीरे धीरे जो नेगेटिव फ्लो था वो फ्लैट हुआ, अब धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रहेगा गोल्ड के लिए अगले एटलीस्ट 1-1.5 साल के लिए। ठीक है, आपने कहा जियोपॉलिटिकल टेंशन है, यूएस के अब हम रेट कट शुरू हो चुका है, आगे भी देखेंगे। पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो गोल्ड पर असर डालती है वो सेंट्रल बैंक की बाइंग। कुछ डेटा हमारे पास है किस तरह से 2024 में सेंट्रल बैंक ने बाइंग की है गोल्ड की। मैं वो सामने लेकर आती हूँ एक बार, और देखिए ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का डेटा है जो बता रहा है कि किस तरह से सेंट्रल बैंक्स की बाइंग रही है गोल्ड की इन टन्स। मैं विक्रम सर आपसे पूछना चाहूँगी, ये सेंट्रल बैंक के जो बाइंग बढ़ी है, कुछ महीनों में कम भी रही है, इसको आप कैसे समझाना चाहेंगे एक रिटेल इन्वेस्टर को? उसके लिए इसके क्या मायने हैं? अगर आप लॉन्ग टर्म उनकी बाइंग देखें तो वो कुछ 400-450 टन ऑन एन एवरेज खरीदते हैं एक साल में। लेकिन 2022 और 23 की बात करें तो उनकी बाइंग जो थी वो 2 से 3 गुना थी, एवरेज 1000 से 1200 टन। और इससे काफी, ये क्यों हुआ है, इसका रीजन ये है कि आज से करीब 25 साल पहले जो सेंट्रल बैंक्स थे उनका अगर आप पोर्टफोलियो देखें, जैसे अपना आरबीआई भी है, जैसे बाकी सब सेंट्रल बैंक्स हैं वर्ल्ड के, तो ऑन एन एवरेज औसतन 75 to 80% जो उनकी होल्डिंग होती थी सेंट्रल बैंक्स की, वो यूएस ट्रेजरी में होती थी। अब 25 साल के बाद आज जो उनकी होल्डिंग है वो 60%, 60% से नीचे आ गई। तो ये जो परसेंटेज होल्डिंग्स कम हुई है, ये कहीं ना कहीं डिप्लॉय हुई है। और इसमें गोल्ड एक वन ऑफ द सिक्योरिटीज, वन ऑफ द एसेट्स जिसमें इन्होंने डाइवर्सिफाई किया है। आपके दर्शक ये कहना चाहेंगे कि ठीक है 25 साल में 75-80 से 60 ही हुआ है। लेकिन अगर आप एक चीज देखें, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है अगले 10 से 15 साल में, और अगर एग्रीगेट होल्डिंग सेंट्रल बैंक्स की 50% से कम आ जाती है, तो पहली बार विश्व में ऐसा होगा कि जो यूएस डॉलर है, वो यूएस डॉलर होल्डिंग्स हैं सेंट्रल बैंक्स की, वो 50% से नीचे आ जाएंगी, और या फिर वो माइनॉरिटी होल्डिंग हो जाएंगी, जो कि एक बहुत ही बड़ा कंसर्न कह लीजिए या खतरा कह लीजिए यूएस डॉलर के लिए। अभी भी अगर आप सर्वेज देखें सेंट्रल बैंक के, तो 75% जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो यही बोल रहे हैं कि इस समय अब वो खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, कितना खरीदेंगे ये कहना मुश्किल है। लेकिन उनका अगर आप सर्वे देखें तो 4 में से 5 सेंट्रल बैंक बोल रहे हैं कि जो अभी की एनवायरनमेंट है, चाहे वो जियो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल इकोनॉमिक हो, वो गोल्ड के बहुत ही कंड्यूसिव या बहुत फेवरेबल है। तो मेरे हिसाब से अभी ऐसा कोई मैं चेंज नहीं देख रहा हूँ सेंट्रल बैंक बाइंग पैटर्न में। लेकिन हाँ, एक बात आप ध्यान रखिए कि इनकी जो बाइंग है वो 2 से 3 टाइम हो चुकी है
पर एन एवरेज, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस गोल्ड बुल रन का। सो इस गोल्ड बुल रन को आप कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? आई एम रियली इंक्विजिटिव टू फाइंड आउट दैट। क्या प्राइस आप देख रहे हैं? बिकॉज इट्स जस्ट अनस्टॉपेबल राइट नाउ। आई थिंक प्राइस को फोकस करना इज 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 वेरी डिफिकल्ट, और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आज से करीब 1.5-2 साल पहले जब चाइनीज रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपनी बाइंग एकदम बढ़ा दी थी, उसका रीजन ये था कि उन वो अब कन्विंस हो गए थे कि उनका स्टॉक मार्केट और उनका रियल एस्टेट मार्केट जो है वो काफी गिर चुका है और आगे भी उसके आसार जो है वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो वो सिचुएशन में उन्होंने गोल्ड खरीदना शुरू किया, लेकिन उनके लिए काफी महंगा पड़ा, क्योंकि आप एक साल में देख सकते हैं गोल्ड प्राइसेस कहाँ से कहाँ, जो डॉलर रेट 1800 का था वो अभी 2700 के आसपास हो गया है। तो काफी उनको महंगा पड़ा हेजिंग करना या पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करना। सो अगर यही रणनीति अगर वो अगर जैसे मैं कह रहा था मल्टी एसेट की जो रणनीति अगर वो अपनाते, तो शायद इनको इतना स्टैम्पीड कह लीजिए या इतना तेज इतना ज्यादा इतने हाई प्राइसेस पे नहीं खरीदना पड़ता। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, निवेशक के लिए भी, कि आप जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोना खरीदने का या अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का कौन सा टाइम अच्छा है? सभी टाइम अच्छा है। अगर आपके पोर्टफोलियो में रिस्क है तो कोई अच्छा टाइम नहीं है, कोई बुरा टाइम नहीं है। आपको पता होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में क्या एक्सपोजर्स हैं और क्या रिस्क है, और आप कैसे उसको आप हेज कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और अगर गोल्ड सारे बॉक्सेस टिक कर रहा है तो आप उसको कंसिडर करें। तो मेरे हिसाब से मोर देन द प्राइस, हर निवेशक को ये देखना है कि मैं अपने पोर्टफोलियो में कितना रिस्क कैरी कर रहा हूं और क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं उस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। सो हेज करने का सबसे राइट तरीका एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन के लिए। सो मिस्टर धवन, अब लग रहा है कि गोल्ड बॉन्ड जो है वो बहुत जल्द बीती हुई बात हो जाएगी। दो अभी तक गवर्नमेंट से कोई इस तरह की बात नहीं आई है, लेकिन इस फिनेंशियल ईयर में हमने एक भी ट्रांच नहीं देखा है। ऐसे में आपको लग रहा है गोल्ड ईटीएफ सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है? और इससे अच्छा आप कुछ और भी सजेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि आजकल कई म्यूचुअल फंड्स की मल्टी एसेट, आप बार बार कह रहे हैं, मल्टी एसेट फंड्स भी हैं मार्केट में, और गोल्ड में एक ईटीएफ का भी ऑप्शन है। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जो लोग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का इंतजार कर रहे थे, शायद उनके लिए अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का एक नया ट्रांच तो हम नहीं देखेंगे। कि अगर आप DIY या डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर हैं और आप खुद ही अपना पोर्टफोलियो बैलेंस करते हैं, तो आपको ये खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना पोर्टफोलियो में गोल्ड आपको डालना है हेजिंग के लिए। वो आपके कैलकुलेशन होंगे या मॉडल्स होंगे जो भी हैं। लेकिन आप इन्वेस्टर ऐसे हैं कि जो ये चाहते हैं कि उस चीज का कॉल नहीं लेना चाहते कि मैं अब इक्विटी कितना रखूं और डेट कितना रखूं और गोल्ड कितना रखूं, तो एक मल्टी एसेट एक विकल्प हो सकता है उनके लिए। तो ये दो दो रास्ते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। गोल्ड ETF क्यों बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा विकल्प है इन्वेस्टर्स के लिए? क्योंकि देखिए, अगर आप इंडिया की बात करें तो अभी भी, जबकि गोल्ड ETF में फ्लोज आ रहे हैं, लेकिन अभी भी सिर्फ 3 से 5% जो फ्लोज हैं, अगर आप फिजिकल मार्केट अगर आप 3 से 4 लाख करोड़ का माने, तो उसमें हार्डली 3 से 4% जो है वो ETF में आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये एक ट्रांजिशन करना बहुत जरूरी है इंडियन इन्वेस्टर्स का, कि अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो बात दूसरी है, क्योंकि ज्वेलरी जो है वो ऑब्वियसली वो उसका अलग अपील है। वो जो जो हैप्पीनेस और जॉय और खुशी आपको ज्वेलरी देगी वो शायद किसी और फॉर्म को गोल्ड नहीं देगा। लेकिन अगर आप गोल्ड खरीद रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पजेस के लिए, तो उसके लिए गोल्ड ETF जो है वो सबसे बेस्ट विकल्प है। लिक्विडिटी है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, और म्यूचुअल फंड की इकोसिस्टम में है, जिसमें सेबी का जो मैंडेट है वो ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स। तो ये सब चीजें देखते हुए मुझे लगता है कि गोल्ड ETF जो है वो इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट है तो गोल्ड ETF जरूर ट्राई करें। ओके, सो आप कह रहे हैं कि अभी केवल 3 से 4% लोग जो है वो अगर इस तरफ आ रहे हैं, जो लोग गोल्ड में निवेश करते हैं, दैट मीन्स एक बहुत बड़ा तबका है जो अभी यहाँ नहीं आ रहा है, और वो इस तरफ आएगा। अगर आपके, मैं AUM की बात करूं, जो अभी 12,737 करोड़ का AUM आप लोग संभाल रहे हैं, मंथ ऑन मंथ हम इंक्रीज देख रहे हैं, और अगर गोल्ड ETF में निवेश बढ़ता है तो आप किस तरह के अपसाइड की उम्मीद रखते हैं? आपके AUM को हम एक साल में कहाँ देख सकते हैं सर? देखिए, मैं ये समझता हूं कि
जो बिगेस्ट फैक्टर जो है एयूएम बढ़ने का वो जेन जी है, जो कि हमारी यंग जनरेशन है। क्योंकि जेन जी जो है वो हर जनरेशन पुरानी जनरेशन से काफी इवॉल्व होती है, तो इनका एवोल्यूशन काफी अच्छा है। एंड ये कहना बहुत बहुत मैं गर्व से कह सकता हूँ कि वी आर इन द राइट हैंड एज फार एज जो इंडियन जेन जी और ग्लोबल जेन जी इज कंसर्न। बट ये एक जनरेशन है जो कि एसेट लाइट जनरेशन है। ये लोग ज्यादा हार्ड एसेट्स या घर या गाड़ी वगैरह खरीदने में ज्यादा विश्वास नहीं करते, बट काफी इन्वेस्टमेंट savvy भी हैं और ट्रेंड पकड़ लेते हैं मार्केट का। तो उनके लिए अगर सपोज कोई यंगस्टर है जो अभी घर नहीं खरीदना चाहता है या कोई हार्ड एसेट नहीं खरीदना चाहता, तो एक गोल्ड जो है वो बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। और क्योंकि ये गोल्ड वो इन्वेस्टमेंट या डाइवर्सिफिकेशन या हेजिंग कह लीजिए या इन्फ्लेशन से बचने के लिए खरीदना चाहते हैं, तो ये गोल्ड ईटीएफ जो है बहुत अच्छा विकल्प रहता है उनके लिए। तो मेरे हिसाब से ये जो न्यू जनरेशन है, शायद ये जो 3 से 5% की जो हम बात कर रहे हैं, हो सकता है ये डबल और ट्रिपल हो जाए अगले आने वाले 5-10 सालों में। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लो हो सकता है, सोर्स हो सकती है फ्लो की ईटीएफ में आने के लिए, गोल्ड ईटीएफ में आने के लिए। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। लेकिन हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम सिल्वर की बात कैसे नहीं करें। तो सिल्वर में भी अच्छा खासा एक्शन है, और जब गोल्ड और सिल्वर की हम बात करते हैं, सिल्वर को एक इंडस्ट्रियल मेटल होने का भी फ़ायदा मिलता है। तो इन दोनों में अगर किसी को इन्वेस्टमेंट चुनना है, आप गोल्ड और सिल्वर में आपकी पिक क्या होगी? देखिए, सिल्वर जो है वो एक प्रॉक्सी है ग्रीन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल्स का। आज की तारीख में अगर आप देखें, जो सबसे ज्यादा कंजम्पशन इंक्रीज या डिमांड ग्रोथ जो आ रही है, वो रिन्यूएबल से आ रही है। चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, ईवीज हो, या फिर सोलर हो, या 5G, या जो भी हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, वहां से उसकी ग्रोथ आ रही है। अब रही बात क्लाइमेट चेंज की, तो अगर आप इस चीज को आप कैसे हेज करेंगे क्लाइमेट चेंज को? सो कार्बन क्रेडिट्स या तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं है, वो मार्केट इतना डेवलप भी नहीं है और ना ही इतना डीप है, और उसमें अपनी अलग प्रॉब्लम्स हैं। एक जो कमोडिटी है जो प्रॉक्सी है ग्रीन टेक की और क्लाइमेट की, वो सिल्वर है। और मैं आपके साथ एक डेटा शेयर करना चाहूंगा कि पिछले कुछ सालों से जो ग्लोबल टेम्परेचर्स हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो यूरोप हो, यूएस हो, इंडिया हो, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो टेम्परेचर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और मेरे हिसाब से इससे आप देख भी रहे हैं काफी एक्सट्रीम क्लाइमेट और वेदर चेंजेस भी हो रहे हैं। तो ये सब का मानते हुए मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में और डिकेड्स में जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है उस पर बहुत ज्यादा वर्ल्ड का फोकस होगा। ट्रिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स इसमें इन्वेस्ट किए जाएंगे। और सिल्वर इज वन ऑफ द कमोडिटीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रीन टेक में। तो मेरे हिसाब से ये एक फंडामेंटल कह लीजिए या लॉन्ग टर्म प्ले है सिल्वर का। और ये सिर्फ इसमें रिटर्न्स मत देखिए, आप इसमें ये देखिए कि अगर आपको ये ग्रीन स्टोरी या ग्रीन टेक स्टोरी में पार्टिसिपेट करना है, तो सिल्वर एक विकल्प हो सकता है। ओके और आई एम श्योर आपके कानों तक ये बात नहीं पहुंची, ऐसा हो नहीं सकता है। दिवाली तक सिल्वर को कहा जा रहा है कि 1 लाख हम पहुंच जाएंगे, 1 लाख का भाव अचीव कर लेगा। सो मैं चाहूंगी कि दिवाली जस्ट अराउंड द कॉर्नर है, हम 1 महीने दूर हैं, तो दिवाली तक आप कहाँ देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर को? सिल्वर में पहले विक्रम सर आपका रिएक्शन, 1 लाख का भाव दिवाली तक। देखिए, अभी अगर आप देखें नियर टर्म में क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए। नियर टर्म के अगर आप ट्रिगर्स देखें तो यूएस इलेक्शन है। पिछले 25 सालों में जो 5 इलेक्शन, अगर आप 5 या 6 इलेक्शन देख लें, उसमें से 4 या 5 इलेक्शन में गोल्ड जो है उसने आउट परफॉर्म किया है। गोल्ड आउट परफॉर्म करता है तो सिल्वर भी आउट परफॉर्म करता है। और ये इलेक्शन जो यूएस का है वो काफी पेचीदा है। तो एक ये भी रीजन है वाई गोल्ड जो है वो काफी इस समय स्ट्रांग है और काफी इसमें इंटरेस्ट आ रहा है इन्वेस्टर्स का ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूसरा जियोपॉलिटिक्स है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 मेजर वॉर्स वर्ल्ड में हो रही हैं साइमल्टेनियसली। तीसरा जो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि कहीं ना कहीं अभी उसकी शायद हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम इकोनॉमिक बूम में है और अब मार्केट्स भी बहुत तेजी में है। लेकिन जो ग्लोबल डेट है, चाहे वो एग्रीगेट लेवल पे हो या कंट्री लेवल पे हो, वो एक चिंताजनक स्थिति पे पहुंच रही है। शायद उसका अभी इम्पैक्ट नहीं पड़े, लेकिन आगे आने वाले सालों में स्पेशली अगर सपोज स्लो डाउन होता है या रिसेशन आता है कभी, ये कहना मुश्किल है आएगा कि नहीं भी आएगा, लेकिन अगर वो आता है तो ये एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है।
क्योंकि आज की तारीख में भी जो अगर आप सबकी नजरें जो है वो इंटरेस्ट रेट्स पे फोकस्ड है, लेकिन अगर आप कंट्री बाय कंट्री उनकी फिस्कल डेफिसिट्स और बजट डेफिसिट्स देखें तो काफी रिकॉर्ड हाई पे है। तो ऐसा नहीं है कि मनी सप्लाई या लिक्विडिटी जो है वो कम है इस समय, वो काफी अच्छा है। और अगर जैसे जैसे अगर अगर सपोज इकोनॉमी यहाँ से कुछ स्लो डाउन होती है ग्लोबल, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि होगी, लेकिन अगर ऐसा होता है कि ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन होती है, थोड़े मार्केट्स वोलेटाइल होते हैं, तो शायद मनी प्रिंटिंग और इंक्रीज हो जाएगा, जो कि कमोडिटीज के लिए और उसमें गोल्ड जो किंग है वो बहुत इसके लिए बहुत अच्छा है। सो आगे आने वाले 3 से 4 क्वार्टर्स में या एक एक 1.5 साल में जो ट्रिगर्स हैं, चाहे वो जियोपॉलिटिकल हो या वो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन रिक्वायरमेंट हो या वो यूएस इलेक्शंस हो या इकोनॉमी के कंसर्न्स हो, वो सब चीजें जो है वो एक बहुत पॉजिटिव टेल विंड है गोल्ड के लिए। तो लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कोई मार्केट स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता है, उसमें आपको अप्स एंड डाउन्स आएंगे, वॉलेटिलिटी आएगी, लेकिन आपको उस समय जब वॉलेटिलिटी आ रही है उस समय आपको अपना कन्विक्शन, अपनी रिसर्च या अपनी एडवाइजर या फंड हाउस पे या किसी पे डिपेंड करना पड़ेगा। और उस समय आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको इस समय गोल्ड और सिल्वर में निवेश करना है या नहीं करना है और कितना करना है। ओके फाइन, लेकिन अभी जो है एक बुलिश आउटलुक तो बन रहा है, तो सिल्वर 1 लाख, हाँ या ना? देखिए हम नहीं देना चाहेंगे कोई ओके। प्राइस व्यू, क्योंकि स्पेसिफिकली अगर आप देखें, अगर आप टैक्स पर्पज से भी देखें तो इस समय जो बजट में काफी ईटीएफ को लेके काफी सपोर्ट आया है, जो कि रिटेल निवेशकों के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि ईटीएफ की कॉस्ट वगैरह काफी कम होती है नॉर्मल फंड से। और इसलिए इसमें जो टैक्स बेनिफिट भी है कि अगर आप 1 साल से ज्यादा ईटीएफ होल्ड करते हैं, चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर ईटीएफ हो, तो वो एलटीसीजी में उसको आपका बेनिफिट मिलता है। तो मुझे लगता है कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है कम से कम 1 साल का, तो मिनिमम हम तो बोलेंगे कि कम से कम 3 से 5 साल का व्यू लेना चाहिए। लेकिन सिर्फ टैक्स एफिशिएंसी के लिए ही आपको कम से कम 1 साल तो रखना पड़ेगा, चाहे आपका उसमें कितना भी पैसा बन जाए। ओके, सो बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर आपको क्या लग रहा है, गोल्ड और सिल्वर जो है अगर कोई निवेश करना चाहता है तो उसे क्यों करना चाहिए निवेश, और किस रिस्क के लिए तैयार होना चाहिए, और हम फिर इस बातचीत को खत्म करेंगे। और निवेश करने का फॉर्म ईटीएफ चुने, गोल्ड और सिल्वर दोनों में? गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ, जैसे मैंने बताया, लिक्विडिटी है और म्यूचुअल फंड इकोसिस्टम की प्रोटेक्शन है इन्वेस्टर्स को। और गोल्ड में इन्वेस्ट करने का जो है वो प्योरली डाइवर्सिफिकेशन प्ले है। गोल्ड ओके। की प्राइसेस में कम नहीं है, गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है। तो ये इस समय आपको डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है विज़ावी एब्सोल्यूट प्राइस रिटर्न्स। रही बात सिल्वर की, तो सिल्वर की जो है वो लॉन्ग टर्म स्टोरी है। अगर आप क्लाइमेट जो चैलेंजेस वर्ल्ड फेस कर रही है उसको अगर आप मानते हैं वो सही है, अगर आप ये मानते हैं कि टेम्परेचर राइज जो वर्ल्ड में हो रहा है, जो क्लाइमेट और वेदर पैटर्न्स में जो चेंज हो रहा है वो एक सीरियस मैटर है, तो उसको हेज करने के लिए आपके पास काफी विकल्प है। लेकिन एक विकल्प जो है वो सिल्वर भी है, क्योंकि अगर रिन्यूएबल्स में जो कि हमारे कार्बन एमिशंस कम करेंगे, जिससे वापस टेम्परेचर नीचे आ सकते हैं, उसमें सिल्वर की खपत जो है वो काफी ज्यादा है। तो ये दो अलग थीम्स हैं, लेकिन हाँ इनकी कोरिलेशन भी काफी स्ट्रांग है। तो अगर गोल्ड अच्छा करेगा तो सिल्वर भी कहीं ना कहीं पकड़ेगा उसको, और रिवर्स भी हो सकता है कि अगर सिल्वर अच्छा करेगा तो गोल्ड जो है वो भी उसको कहीं ना कहीं फॉलो करेगा। तो अगर आप मान के चलें तो लॉन्गर टर्म स्टोरी जो है वो सिल्वर के फंडामेंटल्स की स्ट्रांग है। और रही बात गोल्ड की, तो अभी नियर टर्म जो मैं कहना चाहूंगा ये मोर डाइवर्सिफिकेशन प्ले है। ओके, सो गोल्ड अभी महंगा भी आपको लग रहा है, दैट मींस व्हाट आई एम पिकिंग फ्रॉम योर कन्वर्सेशन। ओके, सो जब डाइवर्सिफिकेशन की बात होती है तो गोल्ड और सिल्वर का हिस्सा एक ओवरऑल एसेट एलोकेशन में कितना होना चाहिए? ठीक है, दोनों का पर्पस एकदम अलग है। आपका पोर्टफोलियो कितना मार्केट रिस्क से या इकोनॉमिक रिस्क से या जियोपॉलिटिकल रिस्क से एक्सपोज्ड है, वो काम गोल्ड को करना है। लेकिन कितना आपका पोर्टफोलियो क्लाइमेट रिस्क से है या कितना आपका पोर्टफोलियो जिसमें ग्रीन टेक अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो कितना हो सकता है आपने कोई कंपनी खरीद रखी हो जो कि ग्रीन टेक्नोलॉजी में का बेनिफिट मिले उसको आगे जाके, तो शायद सिल्वर जो है वो इतना अच्छा रोल नहीं प्ले कर पाएगा आपके पोर्टफोलियो में। बट ये दो अलग अलग चीजें हैं। और मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा रिस्क अभी भी है, फॉर्चुनेटली अभी क्लाइमेट इतना बड़ा रिस्क नहीं बना है,
सबसे बड़ा रिस्क जो है हर पोर्टफोलियो में, चाहे वो अभी हो या कोविड के पहले हो या किसी भी 2007 में था या 8 में था, वो मार्केट रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है और इकोनॉमिक रिस्क है। हमको मालूम नहीं कब इकोनॉमिक साइकिल्स चेंज होंगी, तो इसलिए इसलिए हम सोना खरीदते हैं। और रही बात क्लाइमेट रिस्क की, तो एक वो लॉन्ग टर्म स्टोरी है, वो अभी सालों साल लगेंगे उसको डेवलप होने के लिए। तो ये दो अलग अलग थीम्स हैं एज फार एज गोल्ड एंड सिल्वर इज कंसर्न। सो आपको अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में देखना चाहिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म के लिए है सिल्वर और गोल्ड, फॉर डाइवर्सिफिकेशन, फॉर हेजिंग, वो तमाम तरह के रिस्क जो विक्रम सर हमें बता रहे थे। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया आपका। चलिए, तो इस बातचीत में इतना ही। गोल्ड और सिल्वर पर हम बात कर रहे थे निप्पॉन म्यूचुअल फंड के कमोडिटीज़ हेड विक्रम धवन से। गोल्ड उन्हें अभी महंगा लग रहा है प्राइस वाइज, और गोइंग फॉरवर्ड दोनों में वो एक बुलिश स्टैंड ही दे रहे हैं। निवेश करना है अगर गोल्ड में, तो गोल्ड ETF एक अच्छा तरीका हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप गोल्ड ETF चुनें, और सिल्वर जो है वो एक लॉन्ग टर्म के निवेश के लिहाज से अच्छी पिक हो सकती है। थैंक यू सो मच हमारी इस बातचीत में जुड़ने के लिए। को पावर्ड बाय टेक्नो।